अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान कंज़ा अल्ताफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक फोरम ओनली ऑन मेट्रो वन न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जो हर शख्स की बुनियादी ज़रूरत है, क्योंकि बग़ैर सेहत के कुछ भी मुमकिन नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो सिर्फ हेल्थ प्रिकॉशंस नहीं है। जब आप कुछ ज़्यादा बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर्स की तरफ दौड़ते हैं, और जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो ऑब्वियसली मेडिसिन तो कंपलसरी है ही। लेकिन जब मेडिसिन हमें लेनी होती है तो हम फार्मेसी का रुख करते हैं, और फार्मेसी के बाद हम अगर सोचें तो एक सेक्टर और है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट बेसिकली वो लोग हैं जो सजेस्ट करते हैं कौन सी मेडिसिन किसके लिए बेहतर है और किसके साथ देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, कब देनी चाहिए। ये बड़ा एक अहम सेक्टर है, लेकिन हम इसे हमेशा इग्नोर करते हैं। लेकिन आज हम इस प्रोग्राम में, क्योंकि मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि हम इस टॉपिक को दोबारा किसी प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो सकती है और अवेयरनेस दी जा सकती है। तो आज हम इस प्रोग्राम में इस टॉपिक पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं हमारे जो बहुत ही रिप्यूटेड गेस्ट। एक गेस्ट जिनका मैं अभी तारुफ कराना चाह रही हूँ, उनको आप अक्सर देखते रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन का फेस रहे हैं पहले। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली थल्लो साहब, प्रेसिडेंट सिंध मेडिकल एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम सर। उन्हीं के साथ यहाँ मौजूद हैं हमारे बहुत ही रिप्यूटेड गेस्ट दिलावर हुसैन भट्टी साहब, जो कि मार्केटिंग हेड हैं और एडमिनिस्ट्रेशन है सिंध मेडिकल एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मेरी बाएं जानिब अभी कुछ गेस्ट हमें और ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी जो हमारे साथ मौजूद हैं अच्छा, बड़े मैं इसलिए कहूँगी कि बड़े इन है मार्केट में, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है, जो उनका बेसिकली सेक्टर है, वो बड़ा कॉमन है, लोगों का बहुत ट्रस्ट है उस पर। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर मसूद अहमद खान साहब, जो कि हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं एट डिवागो फार्मेसी एंड वेलनेस एक्सपर्ट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हेल्थ के सेक्टर पे जब हम बात करते हैं तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हैं, काउंट करती हैं, क्योंकि मेडिसिन ऐसी चीज़ होती है जिसे आप ऐसे ही मुंह उठा के नहीं खा सकते। हमें बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि किस मेडिसिन को किस सिचुएशन में हमें लेना है, किस मेडिसिन के साथ ली जा सकती है, कितनी डोज में ली जा सकती है, बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है ये। लेकिन एक चीज़ हमारे माशरे का अलमिया हमेशा से रही है और बहुत देखा जाता है ऐसा कि लोग मेडिसिन ऐसे ही खा लेते हैं। सर में दर्द हो रहा है, जाएंगे फार्मेसी में और जाके कोई भी टैबलेट ली और आपने ले ली। लेकिन ये चीज़ हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, कितनी नुकसानदेह हो सकती है हमारी सेहत के लिए, क्योंकि हम नहीं जानते हमारी सेहत के लिए सही भी है या नहीं है। तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मसूद साहब से पूछना चाहूँगी, सर आपका ताल्लुक है डिवागो। डिवागो जो है एक ऐसा फैक्टर, मतलब एक ऐसी फार्मेसी जिस पे लोगों का ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ इस चीज़ को बड़ा मतलब समझती हूँ कि ज़रूरी है लोगों तक ये बात जाए कि एक ब्रांड है जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, जहाँ पर कोई भी ऐसा ही नहीं बैठा हुआ, मतलब लाइसेंस याफ्ता लोग हैं, फार्मासिस्ट हैं, डिग्री होल्डर्स हैं। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा आप। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि दवागो है और दवागो में फार्मासिस्ट होते हैं, लोगों का ट्रस्ट है। तो और इससे पहले आपने बताया कि दवाई, जिस तरह से आपने पूरा लाइफ साइकिल बताया कि बंदा बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, फिर दवाई या लैब्स लिखी जाती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, और डॉक्टर जो भी बीमारी देखता है उसके बाद वो दवाई लेता है, तो उससे वो कंट्रोल रहती है या ठीक हो जाती है। अगर कोई इन्फेक्शन है तो थोड़े दिन अगर सही दवाई मिलेगी तो उससे ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। अगर दवाई सही नहीं मिलेगी या सही मशवरे के साथ नहीं मिलेगी तो इन्फेक्शन ख़राब हो जाएगा और शायद अल्टीमेटली वो अस्पताल चला जाएगा इसी को ठीक करने के लिए। बिल्कुल। तो इसी तरह से जो दवागो है, दवागो ने भी इसी जो पूरा एक लाइफ साइकिल है फ्रॉम डॉक्टर टू द पेशेंट जो कि मेडिकेशन ले रहा होता है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा खला कह लें या बहुत बड़ी गुंजाइश थी जिसको पूरा करने की कोशिश की है। और ये 2017-18 में हमने स्टार्ट किया था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम 86 प्लस फार्मेसीज़ हमारी हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं। और हमारे पास इसमें एक फार्मेसी में, दुनिया में तो बड़ा कॉमन है, बट पाकिस्तान के लिए और स्पेशली सिंध के अंदर शायद बड़ा नया कॉन्सेप्ट है कि एक एजुकेटेड जो कि 17 जमातें पढ़ा हुआ, जिस तरह से डॉक्टर्स पढ़े होते हैं, इस तरह से डॉक्टर ऑफ फार्मेसिस्ट जिसको हम कह रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, वो फार्मासिस्ट अवेलेबल होता है जो कि गाइड करता है कि आपने दवाई किस तरह से खानी है। जिस तरह से आपने खुद बताया कि दवाई का दवाई से इंटरेक्शन हो सकता है, दवाई का बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं कि अगर वो किसी फास्ट फूड के साथ ली जाए तो वो काम ही नहीं करती, क्योंकि उस फूड के अंदर वी नो के नेचुरल सोर्सेज होती है ना। बिल्कुल। तो वो नेचुरल सोर्स के अंदर ऐसी कोई चीज होती है जो दवाई के एंटी काम कर रही होती है, तो दवाई लेने का कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, यहाँ एक चीज और भी होती है ना, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को सूट भी नहीं कर रहे होते, वो पता ही नहीं होते हमें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि
दवाई की एलर्जी बंदे की बॉडी के साथ भी हो सकती है, जो खाना खा रहा है उसके साथ भी हो सकती है, दवाई के साथ भी रिएक्शन हो सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि दुनिया में बड़ी कॉमन है। फार्मासिस्ट मतलब देयर आर न्यूमरस स्टडीज जो कि बताती हैं कि जब फार्मासिस्ट अवेलेबल होता है तो किन किन, अगर मैं मोटा मोटा बताऊं आसान अल्फाज में लोगों के लिए, तो पेशेंट की सेफ्टी पे किस तरह से काम हो सकता है कि दवाई सही दी जाएगी। डॉक्टर्स के पास बहुत बर्डन होता है, हमारे जैसे मुल्क में जितनी आबादी है और जितने डॉक्टर्स अवेलेबल है तो बहुत लोड उनके पास होता है, और वो सुबह शुरू करते हैं तो रात 12 बजे तक अच्छे डॉक्टर की क्लिनिक चल रही होती है, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कंप्लीटली शायद गाइड अगर रह जाए कोई चीज़ तो फार्मासिस्ट अगर अवेलेबल है तो फार्मासिस्ट गाइड कर देगा कि इस दवाई को इस ख्याल से लेना है, इस तरह से खाना है। अक्सर मैं एक आसान एग्जाम्पल देता हूँ, हम सबको बुखार हो जाता है तो एंटीबायोटिक डॉक्टर लेके देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमारा मसला क्या है, अगर दर्द की दवाई है ना, दर्द खत्म हो गया तो नहीं लेनी, ठीक है, लेकिन पेशेंट को अक्सर नहीं पता होता, उसको पता है कि डॉक्टर ने दे दी है, अक्सर लोग जब अगला चक्कर नहीं लगेगा तो खाते रहेंगे। सिमिलरली इस तरह से बुखार अगर है, बुखार की दवाई ली, बुखार खत्म हो गया तो दवाई छोड़ दी। अब दुनिया के अंदर अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से लोग शुरू में बगैर दवाई नहीं थी तो लोग मर जाते थे छोटे इन्फेक्शन से, आज हम तकरीबन वहीं पहुंच गए कि टाइफाइड जैसी बीमारी एक लाइलाज मर्ज बनता जा रहा है। कुछ जरासीम ऐसे हो गए हैं कि क्योंकि हमने दवाइयाँ ठीक से नहीं ली, उनको बताया नहीं कि आप जब खाएंगे तो कम से कम 3 दिन खानी है या 7 दिन खानी है। बिल्कुल कोर्स होता है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है कि बुखार उतर दिया तो छोड़ दी, बल्कि पूरा कंप्लीट करना है। अगर वो लोग हम नहीं करते, अनफॉर्चुनेट है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आजकल हम सुन रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गई है, तो दवाई से रेजिस्टेंस हो गई है, तो अब दवाई वो असर ही नहीं कर रही, तो लोग टाइफाइड से इंतकाल दुनिया में लोगों का हो रहा है। छोटे इन्फेक्शन है, किडनी फेलियर देखा जा सकता है, और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम मेडिसिन से हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्लोबल डेटा अवेलेबल है। सेल्फ मेडिकेशन आपने एक वर्ड यूज किया कि खुद से दवाई ले ली, ऐसी है ना डॉक्टर से पूछा। फार्मेसी में ग्लोबली है, ग्लोबल डेटा अवेलेबल है जो बताता है कि लोग स्टेरॉइड्स होते हैं मेडिसिन में, लोग डॉक्टर के पास कम जा रहे होते हैं क्योंकि कॉस्ट भी होती है, कन्वीनियंस भी देख रहे होते हैं हर कोई। आपको पता है कि हमारे लिए, हम जैसे हमारे मुल्क में जहाँ खाने का मसला है, वहाँ लोगों के लिए दवाई एक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है, वो बर्दाश्त आ जाए तो बर्दाश्त नहीं होता। आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ी, आउट ऑफ पॉकेट एक कॉस्ट है, ये बिल्कुल सही है। तो हमने इस चीज को पहले ही सोचा था कि मेडिसिन जो हैं बड़ी महंगी है और इलाज भी उतना ही महंगा है, तो क्यों ना हम अपने साथ कुछ ऐसे लोग भी कनेक्ट करें जो कि हमें ये सब चीज़ें भी आसान कर दें। तो आज जो सिंध मेडिकल एसोसिएशन की यहाँ टीम बैठी हुई है ना, तो इन्होंने एक बड़ा इस सेक्टर पे काम किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे बड़ा प्राउड है कि हम इस प्लेटफॉर्म से इस चीज़ को इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं। काम तो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन इस तरीके से हम हाईलाइट पहले नहीं उन्होंने किया, पहले इतना ज़्यादा इस पर वर्किंग नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को आसान कर दिया कि आप कम पैसों में इलाज कैसे करवाएं, आप कम पैसों में मेडिसिन कैसे लें। तो हम ये उन्हीं से पूछते हैं। तो यहाँ हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली सलो साहब मौजूद हैं। सर, आपने सिंध मेडिकल एसोसिएशन की बुनियाद रखी, क्या कॉन्सेप्ट था आपका? देखें जी, बुनियादी कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि जो इस वक्त एक डॉक्टर्स का कंसेप्ट है या जो आम मार्केट में जो मेडिसिन के हवाले से, तो एक अंडर टेबल डील के हिसाब से एक कंसेप्ट है, पेशेंट के जहन में ये होता है कि मुझे जो डॉक्टर साहब दवाएं लिख रहे हैं उसमें भी उसका कोई फ़ायदा होगा, मुझे जो वो लिख रहे हैं कि भाई आप इस लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएं उसमें भी कोई फ़ायदा होगा, और ओवरऑल भी जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो पेशेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। तो हमने ये सोचा कि हम किस तरीके से, अच्छा ये सारे डॉक्टर्स ना भी करें, लेकिन अगर चंद डॉक्टर्स भी अपने मुफाद में अगर ये करें, लेकिन वो लेबल सब पे लग जाता है और लोगों, और ये इतना कॉस्टली हो गया, और इसमें हकीकत भी है, क्योंकि मैं कवर नहीं करूंगा कि अपने जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है उसमें एक मेल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, मतलब ये कि घर कर चुकी है, अपने मुफाद की खातिर वो अगर कुछ कर रहे हैं। बहरहाल ये एक अल्लाह ताला और उनका अपना एक हिसाब किताब है, क्योंकि ये ह्यूमन सर्विस एक आप समझें कि प्रोफेशन है। तो हमने सोचा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम पूरे मतलब इस सिस्टम के डॉक्टर्स को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई ऐसी काविश करें कि इसमें कुछ मरीज़ों को फ़ायदा पहुंच सके। तो इसमें सबसे पहले तो हमने ये किया कि एक रेफरल कंपनसेशन जिसको बोलते हैं, कि अगर आपने मुझे रेफ़र किया पेशेंट, आपने किसी हॉस्पिटल को पेशेंट किया, आपने किसी लेबॉर्ट्री को, मतलब ये कि आपने लिख दिया कि भाई ये फलां लेबॉर्ट्री से जाके आप टेस्ट करवा लें, तो वो लेबॉर्ट्री आपको एक कंपनसेशन पे करती है, जिसको आप कमीशन भी बोल सकते हैं। बिल्कुल कि भाई डॉक्टर साहब ने हमें ये पेशेंट भेजा था और वो एक लिस्ट बन गई और शाम के टाइम में वो एक लिफाफा बन के डॉक्टर साहब की कमीशन वहाँ तक पहुँच गई। तो हमने ऐसे लेबॉर्ट्री से, ऐसे हॉस्पिटल से रब्ता किया, हमने उनसे कहा कि भाई देखें, आप अगर हम आपको पेशेंट रेफ़र करेंगे तो आप क्या देंगे? तो उन्होंने कहा कि हम भी आपको भी कमीशन देंगे। तो हमने उनसे कहा कि हमें नहीं चाहिए कमीशन, ये जो आप हमें 20, 30, 40 वाट एवर आपने डिसाइड किया हुआ है,
वो आप हमारे पेशेंट्स को दे दें, जबरदस्त, वो बहुत हमारे जबरदस्त। पेशेंट्स को एज ए डिस्काउंट दे दें। हमारी तरफ से ये समझें कि आपने हमें दे दिया, हमने आपको वापस कर दिया, आपने पेशेंट को दे दिया। बेहतरीन। तो इस कंसेप्ट के तहत हमने रेफरल जो कंपनसेशन था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया डिस्काउंट्स में फॉर द पेशेंट, और उसके लिए हमने एक सब्सिडी कार्ड जो है वो जो है उसको हमने डिज़ाइन किया, जिसको SMA हेल्थ कार्ड के हवाले से किया। ठीक है। सेम इसी तरीके से फिर हमने कहा कि मेडिसिन पे भी इसी तरीके से जो फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं, अच्छा इसको हम बुरा कह भी सकते हैं, और दुनिया में हमने इस पे रिसर्च किया कि जो रेफरल कंपनसेशन है, क्योंकि ये एक बिजनेस है, जो भी एक मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है मेडिसिन की कुछ भी, उसको ये दवाएं बेचनी भी हैं। वो सिर्फ एक अच्छा कंपटीशन है मार्केट में, कंपटीशन बहुत है, एक ही फार्मूले की कई अद्वियात बन रही हैं, तो कंपटीशन में फिर ये होता है कि आप जो है ना इंसेंटिव्स जो है ना वो किसी न किसी को देते हैं जो बेच रहा होता है कि यार ये आप हमारी चीज़ बेचेंगे, ये प्रोडक्ट है तो हम आपको थोड़ा बहुत, तो ये दुनिया में मायूब नहीं समझा जाता। हमने जब बाहर के ममालिक की भी स्टडी की तो वहाँ भी मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स को बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं वो किसी न किसी तरीके से उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट की सूरत में, किसी और सूरत में वो देते रहते थे। तो बहरहाल हमने उसके लिए हमने फिर जो है वो मेडिसिन जो जब लेना शुरू की तो उस पर भी हमने, एक तो होता है जिसको बोलते हैं TP होती है, वो होती है कि ट्रेड प्राइस पे आपको मिल रही है, वो हर जो भी बेच रहा होता है उसको वो कंपनी की तरफ से एक होता है कि भाई आपने दुकान खोली है तो ये 15% या 14% जो है ना हम आपको TP देंगे ताकि ये आपका मुनाफा है, ताकि आप अपनी अद्वियात को बेचें। उसके अलावा क्योंकि हमारी एक मेडिकल एसोसिएशन है, हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी जिसमें 4-5 हज़ार डॉक्टर्स हमारे साथ होते हैं, तो हमने ऐसी कंपनीज को थोड़ा मोटिवेट किया कि भाई आप हमें थोड़ा सा इस TP से भी कुछ ज़्यादा कुछ आप हमें थोड़ा सा फराहम करें ताकि हम ये पेशेंट को कंपनसेट कर सकें। ताकि तो अभी हमने जो हमारी फार्मेसी उसका नाम हमने सस्ती दवाई इसलिए रखा ताकि आम लोगों की समझ में भी आ जाए कि यार ये दवाई सस्ती मिल जाएगी, दवाई सस्ती मिल जाएगी, अगर देखते हुए गुजरते हुए भी उसके जहन में एक आ जाए कि सस्ती दवाई। तो हमने 15% से 50% तक उसमें डिस्काउंट्स डाले, और वो हम इसी तरीके से किसी को कन्वेंस करके किसी तरीके से कंपनसेट करके हम अपना मुनाफा नहीं कमाते, हम जो भी हमें मिल रहा होता है हम वो पेशेंट्स को डिलीवर कर रहे होते हैं। तो लाजमी है कि इससे सारी फार्मेसी जो दूसरे प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं वो खुश ना भी होंगे, लेकिन लाजमी नहीं है, हर एक कोई बिजनेस करता है, कोई खिदमत करता है, कोई और तरीके से, मतलब हर एक का अपना विजन है। तो हमने इस विजन के तहत इसको जो है ना वो चलाया। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने इंट्रोड्यूस करवाया, और हम भी कोशिश करेंगे कि इसमें आपके साथ क्या फेवर कर सकते हैं, और यहाँ हमारे बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ ज़रूर कोऑपरेट करेंगे क्योंकि यहाँ ब्रांड बैठा हुआ है मेडिसिन आ रही हैं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं दिलावर भट्टी साहब जो कि मार्केटिंग सेक्टर पे बड़ा काम कर रहे हैं सिंध मेडिकल एसोसिएशन की, और इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, मार्केट में इन करवाया है। तो सर मैं आपसे भी ये बात पूछना चाहूँगी कि आपने जब प्रोजेक्ट को ऑन किया तो आपने बहुत जल्दी इसमें बड़ी प्रोग्रेस आई, तो वो थोड़ा सा आप मुझे ब्रीफ करें कि आप किन किन हॉस्पिटल्स के साथ अटैच हैं और उनको बेनिफिट क्या पेशेंट्स को उससे मिल रहा है। थैंक यू। और प्रोसीजर भी इसका थोड़ा सा लोगों को बताएं। थैंक यू कुंदा साहबा। बात यह है कि मेरा प्रीवियस पस मंज़र थोड़ा सा मैं बता दूं तो मैं लाइफ इंश्योरेंस मार्केटिंग में रहा हूं, कोई 27 साल मैंने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में गुजारे। एरिया मैनेजर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का मैं प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद मैंने अमेरिकन लाइफ ज्वाइन किया, अमेरिकन लाइफ में मैं कॉरपोरेट हेड रहा। 2005 के बाद मैं बिल्कुल फारिग था, मार्केटिंग छोड़ के बैठा हुआ था। तो ऑल ऑफ सडन ये डॉक्टर साहब की मेहनत है, ये इनका ऑफिस मेरे ऑफिस के साथ है, तो मैं देखता था कि काफ़ी अरसे से ये लोग मेहनत कर रहे हैं। कोई 5000 डॉक्टर्स इनके मेंबर्स हैं। मैं अक्सर देखता हूँ शाम को एसोसिएशन के मेंबर्स जो हैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स हजरात इकट्ठे होते हैं, तो उनके प्रोग्राम को मैं देखता रहता था। तो मुझे वाकई बड़े ऑफर्स आती रहती थी लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में दोबारा, लेकिन मैं छोड़ दिया। लेकिन इस प्रोजेक्ट को मैंने वाकई अपने दिल के बड़ा करीब पाया कि नहीं यार ये तो एक प्योरली सोशल वेलफेयर का काम है और ये है कि ये काम किया जा सकता है।
तो मैंने इस प्रोजेक्ट को फिर इस हवाले से थोड़ा सा डॉक्टर साहब की अपनी एक्सपर्टीज़ है, मार्केटिंग की एक्सपर्टीज़ एक अलग सब्जेक्ट है, बिल्कुल। तो मेरे पास थोड़ा सा मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था, तो मैंने इस प्रोजेक्ट को ओन किया। इसकी फीसेस जो है वो डिस्कस की, ये वो पहले ज़्यादा थी, डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, इन्होंने भी माना कि ठीक है इसको हम नॉमिनल रेट्स के ऊपर लेके आए। अभी आपसे भी उस दिन बात हो रही थी तो आप भी समझ रही थी कि महीने के शायद 2000 रुपये हम चार्ज कर रहे हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल। नहीं है, ये सालाना इसकी फ़ीस हमने 2000 रुपये इस एक कार्ड की रखी है। बहुत बड़ी बात है, सालाना 2000 कुछ भी नहीं है। और वो भी सिर्फ एक आदमी का नहीं, फुल फैमिली, वो और उसके डिपेंडेंट्स। और इवन देन मैंने डॉक्टर साहब से, इनकी सीईसी बैठती है, उनसे हमने अप्रूवल ली कि नहीं, अगर वो अपने पेरेंट्स को भी अपना डिपेंडेंट शो करता है तो इवन हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं होना मतलब चाहिए। जो भी पर्सन है उसकी फैमिली प्लस पेरेंट्स, प्लस पूरा एक parents। पैकेज उनको मिल Yes, जाता वो है। 8 लोग हों, 10 लोग हों, ओके, उनका एक 2000 रुपये साल के हिसाब से वो कार्ड बन जाएगा। और वो हमारे पास इस वक्त आलमोस्ट, ये स्टैंडी आपने रखी हुई है, ब्रोशर्स आपके पास हैं कि कोई तकरीबन 25-30 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें दारुल सेहत है, इब्न सीना, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, नाम क्या लेना। और इवन देन वो जो डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के साथ, और भी मेरे पास डेली 1-2 MOUs डेली अब और भी आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, तो मेरी मैंने देखा। कोशिश और ख्वाहिश ये है कि दिसंबर एंड तक ये अभी एक पेज के ऊपर ये हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ हैं, ये 2 पेज तो लाजमी हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा मैंने तो। इसमें देखा बहुत ही रिनोड हॉस्पिटल्स आपके साथ अटैच हैं, जी जी और कुछ लेबॉर्ट्रीज भी हैं जो कि आपके साथ इस MOU को साइन कर चुकी हैं, जिसमें आप ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। और ये बड़ी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर इसको मंथली लगाया जाए तो मेरे ख्याल से कुछ भी बजट नहीं है। 2000 रुपये सालाना बहुत ही, मतलब ये तो अफोर्डेबल है, हर एक कर सकता है। और उसमें फिर सबको, अच्छा मुझे ये एक चीज़ और इसमें हाईलाइट कीजिएगा, इसमें OPD और प्लस हॉस्पिटलाइजेशन, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। हर हॉस्पिटल में जो जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो तमाम फैसिलिटीज़ के ऊपर आलमोस्ट वो चीज़ें शामिल है। OPD भी है, अगर कहीं पे डेंटिस्ट का भी है वो भी उसमें शामिल है। जबरदस्त, मतलब सारी सर्विसेज ले सकते जो भी हैं आप। हॉस्पिटल वो फैसिलिटी दे रहा है, तो ऑलमोस्ट हमारे MOUs उसी तरह से हैं, क्योंकि तो उसमें इंश्योरेंस किसी अदारे भी भी OPD नहीं देते। जी जी जी। ऐसे ही चलिए, बड़ा अच्छा एक पैकेज आपने इंट्रोड्यूस करवाया है। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हम बात कर रहे थे मेडिकल हेल्थ कार्ड की, जो कि हमें SMA वाले बता रहे थे, सिंध मेडिकल एसोसिएशन वाले, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया। बड़ा ज़बरदस्त एक पैकेज उन्होंने दिया है आवाम की रिलीफ के लिए, कि एक ऐसा कार्ड जो कि 2000 एनुअल चार्जेस पे आपको मैसर है, जिस पे आप OPD भी करवा सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन भी उसमें इंक्लूडेड है। तो ये मेरा ख्याल से बहुत अच्छा एक पैकेज है जिसे अवेल करना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी इतना ऐसा पैकेज नहीं दे रही। तो हमें अभी ज्वाइन किया, जैसे कि मैंने आपको कहा था कुछ गेस्ट हमारे बाकी हैं, तो अभी हमें ज्वाइन किया है सैयद अदनान रिजवी साहब ने, जो कि डायरेक्टर हैं ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज और प्रेसिडेंट है पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं। थोड़ा सा आप लेट हो गए, हम बड़ा मिस कर रहे थे कि एक मेन बंदा हमारे फ्रेम में से नहीं है। अच्छा जी, उनके साथ ही मौजूद हैं हमारे एक और गेस्ट फरूक अहमद साहब, जो कि मेंबर हैं पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन सिंध चैप्टर के। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं। अच्छा सर, अभी हम बात कर रहे थे मेडिसिन के हवाले से भी, और हम सर से भी अभी डॉक्टर मसूद साहब से ही बात हुई, तो मैं, क्योंकि आपका बड़ा इस डिपार्टमेंट में बड़ा एक आपने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें इस एरा में जो पता चली वो पहले नहीं पता थी। तो मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ ये भी पूछना चाहूँगी कि हम ड्रग्स के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से जब देखते हैं कि बहुत सारी मतलब जिसे कहना चाहिए जाली अद्वियात भी मार्केट्स में अवेलेबल हैं, और लोगों को तो नहीं पता होता। लोग तो जाते हैं फार्मेसी पे, उनको कहते हैं जी मुझे सर दर्द हो रहा है, एक कोई दे दें टैबलेट, तो वो कुछ उठा के दे देते हैं, वो खा लेते हैं, और वो फिर क्या साइड इफेक्ट करती हैं ये उन्हें पता भी नहीं होता, अंदाज़ा भी नहीं होता। तो ऐसे सीवियर केसेस भी देखे गए हैं जो मेडिसिन खाने के बाद मैंने ऐसा खुद देखा है, जो किडनी फेलियर की तरफ पेशेंट चला गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, साइड इफेक्ट सामने आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से हम कहाँ पर खड़े हुए, कहाँ पहुँचे हैं हम अभी तक? देखिए, जहाँ तक एज फार एज कंसर्न स्पूरियस ड्रग्स,
अगर हम स्पूरियस ड्रग्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें पहले समझना पड़ेंगी। द थिंग इज़ दैट कि पहले हमें पता होना चाहिए स्पूरियस ड्रग्स है क्या। ठीक है। अब मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। नॉर्मली वो दवाएं जो है स्पूरियस बनती हैं जो कि या तो मार्केट में जिनकी फुकदान हो जाए, सही है। अवेलेबिलिटी का इशू आ जाए, या बहुत ज़्यादा बिक रही हो, डिमांड बहुत ज़्यादा हो। ओके। जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो या मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक जैसे है। बहुत सारी आपने देखा होगा ट्रैंक्विलाइजर्स मार्केट से गायब हो जाती हैं। डेफिनेटली उनकी बहुत सारे रीजंस हैं। उनका कोटा होता है, गवर्नमेंट कोटा अलॉट करती है, दैट्स वाई वो अवेलेबल होती हैं। फिर पर्टिकुलर कोटे के अकॉर्डिंगली वो मैन्युफैक्चर करता है जो भी मैन्युफैक्चरर होता है। सही है। तो अगर वो दवाएं अगर मार्केट से शॉर्ट हो रही हैं तो उसकी वजह से ज़ाहिर स्पूरियस ड्रग्स आना शुरू हो जाती है, और साथ साथ अगर उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी लोग ज़्यादातर जो होता है। अच्छा, ये पहले अगर आप देखा जाए ना, आज से मैं अगर बात करूं कि मैंने अपना करियर एज ए ड्रग इंस्पेक्टर मतलब स्टार्ट किया था, तो हम पहले भी देखते थे, ज़ाहिर रेट्स वगैरह करते थे, और ये तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि इंटीरियर्सन की तरफ अगर हम जाते हैं, या अगर हम जिसे हम कहते हैं ना भराड़ी जी। के एरियाज में या दूर दराज एरियाज में हम जाते हैं। इवन अगर हम कराची की भी बात करते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट का बहुत ज़्यादा इशू था, वहाँ हम जाते थे, तो वहाँ पे भी वो दवाई मिला करती थी, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में थी। लेकिन ये जो कोविड आया 2020 में और इसके बाद से जो चीज़ें हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। चेंज ये है कि ज़ाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट हुई, तो बहुत सारे लोग जो थे वो इस क्राइम में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। उन्हें सोचा कि जी सबसे छोटा मतलब जिसे कहा जाए कि जी हम शॉर्ट टर्म में एक अच्छे पैसे कमा लेंगे। अच्छा, अब उसकी वजह से हुआ क्या कि देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आज से मैं 2 डिकेड्स पहले की बात करता हूँ तो इस तरह से स्पूरियस ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अगर अब मैं देखता हूँ तो वो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, हमारे साथ एसएमए के लोग भी बैठे हुए हैं जो कि एमडीआर की ड्रग्स हैं, ठीक है। अब अगर हम उनको इशू मतलब अगर हम टाइफाइड की बात करते हैं, अब टाइफाइड भी एक्सडीआर टाइफाइड आ गया, बल्कि अब तो पेन ड्रग रेजिस्टेंट होता जा रहा है। तो अगर हम उसकी बात करते हैं कि उसमें ड्रग ऑफ चॉइस अब सिर्फ मेरोपेनम रह गया है। पहले अगर हम देखते तो वो सेफ्ट्राक्सोन पे भी रिस्पॉन्ड कर जाता था, सेफेक्सिन पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता था। अब अगर उसमें ड्रग ऑफ चॉइस देखें तो एजिथ्रोमाइसिन और मेरोपेनम आ गया, ओरल में एजिथ्रोमाइसिन और उसमें आप कहेंगे इंजेक्टेबल में मेरोपेनम। बट अब अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, जो कि जिससे कहा जाए कि स्पूरियस ड्रग्स बनाने वाले, वो करते क्या हैं कि वो कोई ब्रांड ले लेते हैं मार्केट में, ठीक है ना, जो कि अब आपको पता है सेफ्ट्राक्सोन मार्केट में बिक रहा है, सेफ्ट्राक्सोन 1000 रुपए का भी बिक रहा है, सेफ्ट्राक्सोन 100 रुपीज का भी आ जाता है 1 ग्राम का। वो करते क्या है कि ऊपर से उसका स्टिकर हटा देते हैं और उस पर लगा देते हैं मेरोपेनम का। अच्छा, हम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। जो प्रिंटिंग मटेरियल है ना उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। इसके साथ साथ जो पैकेजिंग मटेरियल है उसको देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। द थिंग इज दैट अब होता क्या है कि एज मैं अगर एनालिस्ट, गवर्नमेंट एनालिस्ट बात करूं, मेरे पास जब टेस्टिंग के लिए आती है दवाएं, तो सर उसके ऊपर क्लेम किया जाता है कि जी मेरोपेनम, बट अंदर से उसके अंदर सेफ्ट्राक्सोन निकलता है। अब ये तो दे रहे हैं उसको टाइफाइड के लिए या कॉप्ट के किसी डिजीज के लिए या किसी क्रिटिकल कंडीशन में, लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ना। अब पेशेंट की अगर खुदा ना खासा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में चले आता है, डेथ हो जाती है, अब ये तो समझेंगे कि शायद मेरोपेनम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन तो मेरोपेनम था ही नहीं अंदर। अच्छा, ये बड़ा एक सीवियर मतलब इशू है, मतलब मैं इसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि ऐसा भी पॉसिबल है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके साथ साथ एक तो ये हो रहा है कि वो किसी लोअर दर्जे की एंटीबायोटिक को उठाकर उस पर लेबल लगा देते हैं। तो हमें तो पहले ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को जो लेबलिंग पैकिंग है ना और जो पैकेजिंग मटेरियल, उनको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ड्रग को कंट्रोल करना नहीं है। अगर मैं कहूँ कि नाज़िमाबाद में पेंटिंग हो रही है तो मुझे वहां पे जाके भी छापे मारने चाहिए। सही बात है, ठीक है, आप बात समझ रही हैं बात को। तो इसी तरह से जहाँ पे भी पैकिंग मटेरियल बन रहा है तो वहाँ पे भी हमें, चाहे वो बॉटल्स हो जाएं, एम्प्यूल्स हो जाएं, कार्क हो जाएं या कोई और चीज हो जाए, तो कुछ पकड़े जाते हैं लोग, पकड़े जाते हैं। बट मैंने आपको फिर वही कहा ना कि जो मेन जिसे कहा जाए कि कल्प्रिट्स, उसका पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं समटाइम्स आ रहा होता है कि जी वो चमन के रास्ते में कहीं बनाया जा रहा था, समटाइम्स हम लोग छापे मारते रहते हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि ड्रग कोर्ट में अंडर ट्रायल्स भी हैंगे। अच्छा। जो कि उन लोगों को पकड़ा गया कि जो मैंने आपको कहा ना कि जैसे जो दूर दराज के एरियाज हैं, औरंगी टाउन में कहीं कच्ची आबादी में बैठ के बना रहे हैं, बेंगुरिया गोट में बना रहे हैं, या मरीर में कहीं छुप छुपा के बना रहे हैं, तो छापे ऐसे पड़ते रहे और लोग मतलब डेफिनेटली एप्रीहेंड भी होते हैं, अरेस्ट भी किए जाते हैं। बट मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि एक चीज़ ये भी है कि जिसको रोकना पड़ेगा हमें, कि पैकेजिंग मटेरियल और प्रिंटिंग मटेरियल। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने आपको फिर वही कहा ना, जैसे कोई ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, अब सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम
AMR की बात करते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। जी। अब देखिए ना, अब एक एंटीबायोटिक है जो कि एक किसी एलिमेंट में यूज की जाती है, ठीक है ना। अब अगर उसको वो एंटीबायोटिक ही नहीं लग पा रही तो डेफिनेटली वो रेजिस्टेंट होगा, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब अगर आपको देखा जाए तो मुझे नहीं लगता, डॉक्टर साहब भी सामने मौजूद हैं, कि 2030 तक कोई नई एंटीबायोटिक आने की है। अच्छा हाँ, अब अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात की जाए तो पाकिस्तान उन कंट्रीज में शामिल है जहाँ पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। मतलब सेफिक्सिम आपका रेजिस्टेंट हो गया है, अगर आप कल्चर कराएं सर, सेफिक्सिम आपका रेजिस्टेंट हो गया है, ठीक है जी। सेफ्ट्राइक्सोन आपका रेजिस्टेंट होता जा रहा है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन रेजिस्टेंट होता जा रहा है, आपको ऑगमेंटिन भी रेजिस्टेंस मिल रहा है कहीं पे, ट्राइमेथोप्रिन, सल्फाग्रुप, तमाम चीजें रेजिस्टेंट होते जा रही है। ये लम्हा फिक्रिया है, ये तो बिल्कुल लम्हा फिक्रिया। तो जब तक कि हम AMR पे काम नहीं करेंगे ना अच्छी तरह से डॉक्टर साहब, तो जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब AMR पे कंट्रोल करने का तरीका क्या है कि हम एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को कम से कम कर दें। अब हमें नज़ला जुकाम होता है, एंटीवायरल हम खा लेते हैं जी एंटीबायोटिक। सॉरी टू से बहुत डॉक्टर्स ऐसे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, आपने बात करी ना, तो बहुत सारे फैक्टर। अब देखिए मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, आप बताते हैं जी मेरे गले में दर्द है, वो उठा के लाल वाली गोली दे देता है, ऐसे ही है, इरिथ्रोसिन उठा के अक्सर दे देता है। जी ऐसे ही अब क्या हो गया, इसके से रेजिस्टेंट होगा ना। अब उसको वो गले में दर्द कोई वायरल होगा, अब वो वर्क नहीं करती, वर्क ही नहीं करेगी ना, वो क्या होगा, बिल्कुल रेजिस्टेंट हो जाएगा ना। अब सर हमने कोविड के जो अभी स्पैन गया है, हमने इतनी बुरी तरह से, मैं कहूँगा चने की तरह से, हमने एजिथ्रोमाइसिन, एजोमेक्स, जिसको भी देखा उसने जनाब 5 दिन का कोर्स कर लो। अब आपको पता है कि वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट XDR टाइफाइड में ड्रग ऑफ चॉइस है वो, अब उसके भी रेजिस्टेंस के केसेस आ रहे हैं। तो अब आप बताएं टाइफाइड को कैसे कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हम सब ने मिल के काम करना है, डॉक्टर्स ने, फिजिशियंस ने, फार्मासिस्ट ने, नर्सेस ने, हम सब ने मिल के, तमाम जितने जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं इन्हें मिल के काम करना होगा। और साथ साथ फिर मैं ये कहूँगा कि हम सबके साथ साथ पेशेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल उस कस्टमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। देखिए ना, हम अगर कहीं दवा लेने जाते हैं, जो मैंने आपको कहा कि एक लोअर दर्जे की एंटीबायोटिक मिल गई, तो मैं क्यों डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे 20% मिले सर, मैं क्यों डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे 25% की तरफ चाहिए। तो मैं एक मॉडल फार्मेसी की तरफ जाऊँ जहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद है, बिल्कुल, क्योंकि फार्मासिस्ट मौजूद है जो कि क्वालिफाइड पर्सन है, तो उसको पता है यार अगर मैं गलत चीज दूंगा तो कल मैं इम्प्लीकेट हो सकता हूँ किसी केसेस में। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। तो उसको भी चाहिए, जो पेशेंट है वो एटलीस्ट कैश में मुझसे डिमांड कर सकता है ना। ये कोई वो तो नहीं, आप क्या आ जाता, आप लेते नहीं, आपने कहा 10% दे दिया, ऐसे निकल गया। अब एटलीस्ट कैश मेमो लेंगे जिसमें दुकान का नाम होगा, उसकी स्टैंप लगी होगी, उसका कंप्लीट एड्रेस होगा। कल को खुदा ना खास्ता कोई आपको ADR से रिपोर्ट होते हैं, एडवर्स रिएक्शंस आते हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, आप डिपार्टमेंट में आप करोगे तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे ना। अगर आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं है, तो हम उसके ऊपर क्या जाके एक्शन लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपने बड़ी अच्छा पॉइंट रेस किया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो चीज़ें अभी अदनान साहब ने हाईलाइट की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चीज़ों की अवेयरनेस वाकई आवाम को बिल्कुल नहीं है, और लोअर क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी ऐसी फार्मेसीज हैं कि जो जगह जगह फार्मेसी खुली हुई है और ले रहे हैं लोग, खा रहे हैं, और बस फिर अल्लाह ही हाफिज है। हम पूछ सकते हैं ना कि जी ड्रग से लाइसेंस आपके पास मौजूद है या नहीं है, फिर आपका जो मुस्तनद पर्सन जो कि उसमें फोटो जिसकी लगी हुई है वो मौजूद है या नहीं है। सर वो हुलिया बता देता है कि ये खुद भी फार्मेसिस्ट है या नहीं है। वो मेडिसिन दे रहे तो डेफिनेटली ADR ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब ने कुछ और लिखा, वो समझ में उसको कुछ और आ रहा है, दे कुछ और दिया उसने, बिल्कुल तो रिएक्शंस होने हैं। ऐसे ही है अच्छा, सर। इसी तरह से मैं केमिस्ट के लिए भी कहूंगा कि अगर मैंने पेशेंट्स के लिए कहा कि वो अपनी जो है वो कैश मेमो का डिमांड करें, इसके साथ साथ मैं केमिस्ट हजरात के लिए जरूर कहूंगा कि वो जो भी माल परचेज कर रहे हैं वो भी लालच के चक्कर में ना जाए भाई, उन्होंने भी लोगों की खिदमत करनी है, साथ साथ अपना बिजनेस भी अर्न करना है ना। तो वो एक फार्मासिस्ट को रखें, साथ साथ जो माल ले रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो भी स्टॉक ले रहे हैं, उसका वो बिल वारंटी जरूर लें। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट चीज। देखा, अगर वो उसकी बिल वारंटी नहीं लेंगे ना, बिल वारंटी सर जस्ट मायने कि ड्रग एक्ट के अंदर आता है कि जी बिल वारंटी में लिखा होता है कि जी ड्रग्स मेंशन और डू नॉट कंट्राविन एनी प्रोविजन ऑफ द ड्रग एक्ट 1976, मतलब वो अंडरटेकिंग देता है नीचे, बिल वारंटी के नीचे अपना स्टैंप करता है, ठप्पा लगाता है, नाम लिखता है, अपनी डेजिग्नेशन लिखता है। अगर आप कहीं से भी ले रहे हैं, बेतहाशा डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, आप उनसे क्या बिल वारंटी लें। अगर कोई आपको बिल वारंटी में दवा नहीं दे रहा तो दैट्स मीन क्या हो जाएगा कि आपको डाउट क्रिएट हो जाएगा ना, यार क्यों नहीं दे रहा। डेफिनेटली ब्लैक में बिक्री होगी तो वो बिल वारंटी भी नहीं, उसको पता है, कल आके चेक कर लेना किसी ने। ऐसे ही है सर, इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ आके चेक करेगा ना। तो मैं केमिस्ट हजरात से ये कहूंगा, कोई भी केमिस्ट हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको ये जरूरी है कि वो अपने जो भी है वो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से लें, जो भी अपना स्टॉक ले रहे हैं, और बिल वारंटी के साथ लें। बिल वारंटी के कोई भी दवा लेंगे ना बिल वारंटी से, वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। कल दवा जाती है, फेल होती है, कोई केस बनता है, या खुदा न खास्ता से कोई ADR रिपोर्ट होते हैं, कोई फैटेलिटी हो जाती है,
ठीक है। तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल वो नहीं होगा, वो होगा जो ऑथराइज एजेंट है, वो बिल्कुल हम किसी को पकड़ तो सकते हैं ना एटलीस्ट। प्रॉब्लम ये होती है ना, देखिए हमें चेन नहीं मिली होती, आपने कहा हम जो चाह रहे होते हैं हमें चेन नहीं मिल पा रही होती, चेन ब्रेक हो जाती है। वो क्या है, दुकानदार फिर वो बताना नहीं चाह रहा होता, वो मेडिकल स्टोर वाला कहते हैं यार मैंने बस ले ली, बस मुझे छोड़ दो, और वो वहां से पता नहीं कहां से हमें फोन कराना शुरू कर देगा। बिल्कुल, आप मेरी बात समझ रही कि हम उसके आगे नहीं बढ़े। ऐसे ही है सर, मतलब एक जाहिर है हम जिस दुनिया में के साथ खेल भी रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हमें रोको भी मत, ऐसे ही बिल्कुल सही बात आपने कही। आगे नहीं बढ़ पाती। नहीं बिल्कुल सर, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है और बड़ा कुछ इससे हमें अवेयरनेस मिली है, लोगों को बहुत अवेयरनेस इससे मिली है। मैं फारूक साहब से पूछना चाहूंगी सर, क्योंकि आप बड़ा इस फील्ड में काम कर रहे हैं और बीइंग अ यूथ मेंबर आपने बहुत सारे अभी जो नए स्टूडेंट्स इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ आप लोगों ने एक इवेंट भी किया था करिकुलम चेंजेस के ऊपर थोड़ा सा, तो आप क्या समझते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए कहाँ तक बेनिफिशियल है, उनसे वो कुछ लर्न कर पाएंगे? सबसे पहले बात का बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मदद किया। थैंक यू। एक चीज़ मैं इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा अदनान रिजवी साहब की बात से। एंटीबाइक्टेरियल रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा फैक्टर वही है जैसे कि अदनान रिजवी साहब ने फरमाया, लेकिन एक और एस्पेक्ट है जो है शायद हमारी ओवरऑल हेल्थ कम्युनिटी इग्नोर कर रही है प्रैक्टिकली, और वो है कि हमारी वेटनरी मेडिसिन का। देखिए हमारे यहाँ जो हम मुर्गी खाते हैं, गोश्त खाते हैं, उन जानवरों में जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं और बेदरीग इस्तेमाल होती हैं, बल्कि रीसेंट टाइम्स में जो रिपोर्टेड स्टडीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि कम से कम, कोई अंदाज़न एक बात आपको बता रहा हूँ कि ग्लोबल प्रैक्टिस के मुताबिक कम से कम 10 फोल्ड ज़्यादा एंटीबायोटिक हमारी जानवरों में इस्तेमाल हो रही है। आप समझिए कि वो जो गोश्त हम कंज्यूम कर रहे हैं वो मतलब कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली जा रही है हमारी बॉडी में। जी, तो ये WHO भी रिकग्नाइज करता है। 3 मेजर रीजंस हैं ड्रग रेजिस्टेंस के, तो उसमें से एक तो वो जो अदनान रिजवी साहब ने फरमाया, और ये ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा हम समझेंगे हमारी प्रैक्टिस में वही है। इसके अलावा ये भी रीज़न है। अच्छा, मसला ये है कि पाकिस्तान में उमूमी तौर पर इस एरिया के अंदर कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है कि बाकायदा तौर पर हम उसको इन्वेस्टिगेट करें कि हमारी जो वेटनरी प्रैक्टिसेस हैं, ख़ास करके कुछ तो बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत अच्छी स्टैंडर्ड कंपनीज हैं, वो तो उनकी ऑफ कोर्स ग्लोबल प्रैक्टिस हैं, लेकिन बहुत सारा हमारा जो पाकिस्तान का तबका है वो इस पेशे से मुंसलिक है और उसको बिल्कुल आगाही नहीं है। तो हमारा काम ये भी है कि हम इस तरफ भी अपने लोगों को आगे बढ़ें। जहाँ तक आपके सवाल की ताल्लुक है, उसमें आपने जो स्टूडेंट्स के बारे से पूछा, सर बेसिकली हमने रिसेंट में एक करिकुलम सबमिट के उन्वान से जो है सिंध के तहत जितनी भी असासा हैं, तकरीबन 24 यूनिवर्सिटी जो सिंध में फार्मेसी की तालीम देती हैं, उनको मदऊ किया था। और उसका बुनियादी मकसद ये था कि NCRC जो कि नेशनल करिकुलम रिवीजन कमेटी HEC की मैंडेट होती है, और हमारी फार्मेसी काउंसिल पाकिस्तान ने हाल ही में जो है नया करिकुलम तरतीब दिया। ठीक है। अच्छा, ये कोशिश तो है फॉरवर्ड लुकिंग करिकुलम है, लेकिन अगेन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, और मैं सिंध में बात करूं तो इतनी डाइवर्सिटी है इंस्टीट्यूशंस की कि कोई तो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर है, उनमें बहुत वेराइटीज़ हैं, वेरिएबिलिटीज़ हैं, चैलेंजेस की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। ठीक है। अब मसला ये होता है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ग्रेजुएट निकल के है वो यूनिफॉर्म कॉम्पिटेंसीज का हो, और अच्छी बात ये इस करिकुलम में ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क जो है डिज़ाइन किया गया है कि एक्सपेक्टेशन पहले से डिफाइन कर दी गई है करिकुलम में कि हमारा जो ग्रेजुएट पास आउट होकर आएगा उसको इन शराइत से गुजरना है, या उसके अंदर ये जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एज फार एज स्किल सेट्स आर कंसर्न। तो ये इस करिकुलम में हमने एड्रेस करने की कोशिश की, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें हम चूंकि अभी हमने करिकुलम सबमिट करवाया भी है, तो हम इसका जो है कम्युनिकेशन करेंगे हमारी रेगुलेटरी बॉडीज के साथ। मैं इस चैलेंजेस पे भी आपसे बात करना चाहूंगी, लेकिन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि वक्त हो गया है ब्रेक का, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हम वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। हम पूछ रहे थे फारूक साहब से कि जो चैलेंजेस हैं, जो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अभी भी इस करिकुलम के हवाले से चैलेंजेस हैं, तो वो थोड़े सा मैं चाहूँगी आप हाईलाइट करें। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी ये है कि ऑफ कोर्स इसका पॉजिटिव पॉइंट है करिकुलम का, वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि जिसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि इंटर्नशिप करनी है, कम्युनिटी सेटिंग में आपने क्लर्कशिप जाकर करनी है, हॉस्पिटल में क्लर्कशिप करनी है। इसके अलावा कैपस्टोन प्रोजेक्ट जो इंटरनेशनल मॉडल के तहत है, वो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी इसमें मॉड्यूल कंपोनेंट्स में। लेकिन इशू ये है कि जो उनकी प्रैक्टिकलिटी इम्प्लीमेंटेशन, फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट जो है वो सक्खर के अंदर है, खैरपुर के अंदर है, और उस करिकुलम में मैंडेट किया हुआ है कि आपने जो है वो हॉस्पिटल में जाकर इतने घंटे जो है आपने क्लर्कशिप करनी। अब मसला ये है कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सैचुरेशन है, ठीक है, तो वो जो ग्रेजुएट्स जितना बैच निकल रहा है, क्या सबको वो मौके मैसर होंगे?
ऐसे ही ये सवाल है। फिर खाली ये मुंसलिक नहीं है खाली सवाल कि मैं किसी ऐसे शहर की बात करूं जहां पे इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी सैचुरेट है। इवन कराची में भी ये बहुत सारी जगहों पे मुमकिन नहीं हो पाता। वजह इसलिए कि हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर सिस्टम है बड़ा वो यूँ समझ लीजिए, मैं एक लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी इम्बैलेंस हो चुका है। ओके प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ है, और फिर स्पेशलिटी ऑफ जो मेडिसिन जो प्रैक्टिस की जा रही है वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल बिजनेस के हवाले से वेरी कर रही है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप MOU में जाते हैं इंस्टीट्यूशन वाइज विद क्लिनिकल फैसिलिटी कि वो वहाँ पे वो चीज़ की प्रैक्टिस कर सकें, तो इस तरह के वाले से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। फिर सेकेंडली ये कि खाली ये लिमिटेड नहीं है हमारी क्लिनिकल या हॉस्पिटल के प्रैक्टिस से, बल्कि इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस से भी। अभी इस वक्त अगर आप देखें तो कोई तकरीबन मैंने आपको जैसे बताया कि 22 से 24 इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे सिंध में, और अगर मैं पाकिस्तान भर की बात करूं तो पंजाब में तो एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ से शायद कई गुना होगी। मैं तो उसमें से जो ग्रेजुएट्स निकलने, तखमीना है कि पाकिस्तान में तकरीबन 18,000 फार्मासिस्ट निकल रहे हैं इस वक्त। अब ये 18,000 फार्मासिस्ट को जब करिकुलम में आप मैंडेट करेंगे कि जी इसमें जाकर इन्होंने ये पर्टिकुलर 3 क्रेडिट आवर की ट्रेनिंग करनी है, तो क्या हमारे पास वो स्ट्रक्चर मौजूद है? सवाल ये बनता है। तो ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिसको हमने एड्रेस करना है। तो इसमें ये बहस तो खैर नहीं है कि करिकुलम जो है वो उसमें ही कमी कर दी जाए। इसमें यह है कि कोई इस तरह का प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला जाए कि जिसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, कोई रूम निकाला जाए ताकि फॉरवर्ड लुकिंग हो, हम कोई बैक ट्रैक ना करें, पीछे ना आए बल्कि आगे जाए। दुनिया तरक्की कर चुकी है, हमें भी हक है, हमें भी आगे बढ़ना है। थोड़ी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से हमें भी मिलनी चाहिए, थोड़े वो ट्रैक मिलने चाहिए, आसानियां होनी चाहिए ताकि हम इन चीज़ों को और फोकस करके और बेहतर हो सकें। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं चाहूँगी अपने गेस्ट जो तमाम मौजूद हैं उनसे एक मिनट का एक शॉर्ट मैसेज मैं लेती चलूँ। तो पहले तो SMA वालों की जानिब से मैं चाहूँगी आपकी सिंध मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कोई मुझे 1 मिनट का मैसेज आप कन्वे कर दें। देखिए, मैसेज सिर्फ यही है कि ह्यूमैनिटी और सर्विस जो है वही हमारा मोटिव है। उसी वजह से हमने जो है ना इस फील्ड को जो है ना, ये बिजनेस नहीं है। तो मैं अपनी कम्युनिटी को ये गुजारिश करूंगा, चाहे वो जितने भी ये सारे लोग बैठे हैं ये हमारी हेल्थ कम्युनिटी के ही लोग हैं और सारे उसी से वाबस्ता हैं। बिल्कुल एक जुड़े हुए हैं। हमारा ये काम होना चाहिए कि ठीक है पैसे कमाना या रोज़गार ये एक अपनी जगह है, लेकिन एक हद से ज़्यादा गुजर जाना जिसमें किसी और को तकलीफ आप दें, जिसमें आप अपने मुफाद के लिए किसी और के घर को जो है ना वो बिल्कुल उसके बर्डन कर दें, तो ये मेरी एक SMA की तरफ से रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे लोग हैं वो जितना हो सके वो इंसानियत की खिदमत करें। बहुत अच्छा मैसेज दिया है डॉक्टर साहब ने, और मैं यहाँ अदनान साहब की जानिब जाऊँगी। सर, आपके जो प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कोई मैसेज ऐसा कन्वे करना चाहे हमारी गवर्नमेंट को या हमारे सिस्टम को या हमारी आवाम को, तो मैं चाहूँगी एक कंक्लूडेड मैसेज आपकी तरफ से। देखिए, मैं तो पहले जैसे अपनी कम्युनिटी की बात की तो मैं अपने पहले कम्युनिटी की बात करूँगा। सर, फार्मासिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जी जैसा सर ने बात करी, मैं इसी तरह से बात करूँगा कि आप सबसे पहले अपने अंदर एम्पैथी लेकर आए। मैं एम्पैथी की बात करूँगा। जब आप में एम्पैथी नहीं है तो शायद आप वो साइंस मीट नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मासिस्ट नाम ही जो है वो जैसे कहा जाए एम्पैथी का है। तो आप सबसे पहले अपने अंदर एम्पैथी लेकर आएँ, और इसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि आप लोगों को आपने क्या करना है, आपने काम किया है कि पेशेंट को आपने पेशेंट की केयर करनी है। तो मेडिकेशन सेफ्टी के साथ साथ अपने पेशेंट की केयर करनी है, अपने नॉलेज पे कमांड करें। साथ साथ फारूक साहब ने भी बात की, एकेडमी की बात की, करिकुलम की बात की, तो साथ साथ टीचर्स को भी अपने आप को ट्रेन होना जरूरी है, उनके अंदर भी हार्ड स्किल आना जरूरी है। तो टीचर्स के हवाले से भी कहूँगा थोड़ा सा उनको भी कैपेसिटी बिल्डिंग की नीड है। ठीक है ना, क्योंकि AI का सर दौर आ गया है। अपने आपको AI से, एडवांसमेंट से, डेटा साइंसेस से अपने आपको रुशनास करें, ताकि अब जी जनरेशन जा रही है ना, तो अल्फा की तरफ आ रही है। जो बच्चे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब जो बच्चे आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं, जिसे कहा जाए कि हम तो कहते थे ना गूगल एक शौक था, अब तो गूगल इंजन से भी आगे की चले बात आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बहुत एडवांसमेंट आ गई है। और साथ साथ फिर यही कहेंगे कि जो आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, फिर वही कहूँगा कि अगर आवाम की बात करें तो अगर वो कहीं भी किसी मेडिकल स्टोर पर जाए तो किसी मुस्तनद वहाँ फार्मासिस्ट मौजूद हो, और उसे एटलीस्ट कैश में वो ज़रूर लें। और इसी तरह मैं केमिस्ट हज़रात से कहूँगा कि अगर वो कहीं से भी अगर दवा लेकर आ रहे हैं, इवन किसी भी मार्केट से लेकर आ रहे हैं, मैं किसी मार्केट का नाम नहीं ले रहा, चाहे वो मार्केट नाज़िमाबाद में हो, चाहे वो काला बोर्ड के ऊपर हो, चाहे वो टेंसो हॉल के ऊपर हो, एटलीस्ट उनसे वो बिल तो लेना, बिल वारंटी लें। तो बिल के ऊपर लेंगे तो डेफिनेटली वो दवा खराब नहीं मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, बड़ा यहाँ एक बड़ा अच्छा मैसेज कन्वे किया अदनान साहब ने कि देखें, सारी गलती हम डॉक्टर्स पे या फार्मासिस्ट पे नहीं डाल सकते, सारी गलतियाँ हम कहते हैं ना सिस्टम पे भी नहीं डाल सकते। कहीं कुछ एफर्ट्स हमें भी करनी पड़ती हैं। अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, अकल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है।
तो आपको इतना शऊर होना चाहिए कि जब आपको कोई प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप ऐसे ही जाके फार्मेसी से बोल देते हैं कि जी मुझे ये टैबलेट दे दें, मेरे दांत में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे जिस्म में दर्द है, और कुछ भी आप खा लेते हैं। और फिर जब साइड इफेक्ट होते हैं तो फिर आप रोते हैं, फिर जिंदगी भर रोते हैं। तो ये आपका अपना खोदा हुआ गड्ढा है। एक होता है पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारना। कभी कभी ये ऐसा ही हो जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों से खुद परहेज करना है, थोड़ा सा बचना है इन चीज़ों से। ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, हेल्थ के लिए नुकसानदेह, सिस्टम के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, और फिर माशरे के लिए भी नुकसानदेह हो सकती हैं। और जहाँ तक बात है सिंध मेडिकल एसोसिएशन वालों की, तो मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। तो ये मोटिवेट होना चाहिए इन चीज़ों को, और हम आवाम को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, आवाम को इसको अवेल करना चाहिए। तो इसी मैसेज के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।